हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने हमें बताया था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वहाँ पे सिर्फ उसने उसके जो चार्जेस हैं दोनों उनके मैग्नीट्यूड की बात की थी, लेकिन वहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई। तो डायरेक्शन के लिए हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अगर आपसे पूछे भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप यही कहोगे कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो इसीलिए बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि कम से कम आपको वेक्टर्स का जो चैप्टर है वो ढंग से आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर्स ढंग से नहीं आता है तो आप प्लीज़ एक बार मेरे वीडियो ज़रूर देखें वेक्टर्स के ऊपर। मैंने जो वेक्टर्स के ऊपर फोकस किया है वो स्पेशल इन्हीं चैप्टर्स को ध्यान में रख के किया है, और हर बेसिक चीज़ जो आपकी आगे आने वाले टाइम में काम आने वाली है उसको, हर चीज़ को मैंने बहुत ही सही तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम एक बार आप वेक्टर्स के वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा बहुत देख रखा है या थोड़ा बहुत जो वेक्टर्स जिसने पढ़ा है, उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले। तो देखो, यहाँ पे सपोज करो आपके पास में दो पॉइंट्स हैं, एक एक्स वाई प्लेन दे रखा है, उस एक्स वाई प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आपका ये है, इसको मैंने नाम दे दिया। अभी सपोज करो आपका ये पॉइंट ए है, और एक पॉइंट आपका ये है बी। ये आपके दो पॉइंट्स हैं। अब देखो, जब मैं इस पॉइंट ए को मैं डायरेक्ट ओरिजिन से मिला देता हूँ तो देखो मेरे पास में एक ये लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी बताती है और ओरिजिन से इस पॉइंट की डायरेक्शन भी बताती है। तो इसका मतलब जिस चीज़ के पास में मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास में डायरेक्शन भी है तो वो बन जाएगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। अब जो थर्ड चीज़ है, इस पॉइंट की एक देखो स्पेशल पोजीशन भी है। तो इसी वजह से हम इस जो ये जो वेक्टर बनेगा इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखो, जो पोजीशन वेक्टर इसको मैंने नाम दे दिया, ये आपका पोजीशन वेक्टर R1 है। तो जो आपका जो R1 पोजीशन वेक्टर है वो मेरे को शो कर रहा है किसकी पोजीशन, पॉइंट ए की पोजीशन। ऐसी अगर मेरे को पॉइंट बी की पोजीशन निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट बी को डायरेक्ट मिला दूंगा ओरिजिन से। तो जो मेरा जो पोजीशन वेक्टर बनेगा इसको मैंने बोल दिया ये आपका वेक्टर R2 है। तो आपका R2 पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, और R1 जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का। अब देखो, मान लो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं। अब देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाओगे तो देखो आपकी स्पेशल डायरेक्शन भी होगी और कुछ ना कुछ आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, लेंथ का मैग्नीट्यूड भी होगा। अब देखो, आपके पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा वो मैंने बोल दिया आपका वेक्टर ए बी। तो आपका जो ये वेक्टर ए बी है, ये आपके पास में क्या है, ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कहाँ से कहाँ है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखो, एक तो ये है कि मैं इसको ऐसे कैसा लिख दूं, वेक्टर ए बी। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूं तो मैंने बोल दिया कि आपका जो ए बी का जो यूनिट वेक्टर है वो आपका ए बी कैप है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो आपका ए बी कैप होगा वो क्या होगा, आपका वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैंने कहा कि आपके पास में जो ए बी है वो मैंने वेक्टर्स के अंदर बताया था, उसको आप निकाल सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड। सपोज करो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने आर मान ली, तो यानी कि उसका जो लेंथ होगा वो क्या जाएगा आपका आर। अब जो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आपका R2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो क्या है आपका R1 और डिवाइडेड बाई R। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में ए बी कैप यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर ए बी का। ऐसे ही अगर आप बी से ए की तरफ जाते हैं तो जो आपका वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका बी टू ए। तो अगर मैं बी टू ए लिखता हूँ यहाँ पे आपका, अगर उसका मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, बी ए कैप। बी ए कैप क्या हो जाएगा आपका वेक्टर बी ए और डिवाइडेड बाई बी ए का मैग्नीट्यूड।
अब क्या करोगे, फिर पीछे वाला पकड़ोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और डिवाइडेड में बी टू ए। अगर बी टू ए देखोगे तो डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। तो ये मैंने क्या मान ली, आपकी आर है। तो यहाँ से अगर पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा आपका R1 माइनस पोजीशन वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई आर। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, बी ए कैप। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालने हैं, तो उनको निकालने का जो मेथड है वो आपका ये है। सबसे पहले वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर निकालने के लिए पीछे वाला पकड़ लोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो एक तो फॉर्मूला ये है। सेकंड, आप ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो। ट्रायंगल लॉ लगाओगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसकी वजह से हम डायरेक्ट इसको ही लगाते हैं। ये चीज़ आपको समझने की है। तो अगर ट्रायंगल लॉ लगाते हो अगर ए बी के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो इसके हेड के ऊपर इस ए बी की टेल रखी है, तो इसका मतलब आपका वेक्टर R1 प्लस में ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, R2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आपका जो R2 है वो किसके इक्वल है, वेक्टर R1 प्लस में वेक्टर ए बी। अब अगर मेरे को ए बी निकालना है तो मैं ए बी को उस साइड रख लूंगा, इस R1 को इस साइड ले आऊंगा, तो बन जाएगा आपका R2 माइनस R1। तो आपके पास में वेक्टर ए बी आ गया। अब वेक्टर ए बी आ गया, इसको यहाँ पे रख देंगे वेक्टर ए बी की जगह के ऊपर, तो देखो वो ही नहीं बन गया क्या, R2 माइनस R1। तो ये भी मेथड ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो और सिंपल भी फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। अब अपना स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को अगर एग्जाम के अंदर आता है तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये चीज़ देखते हैं। तो आपका ये दे रखा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके अंदर आपके ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है। सबसे पहले क्या करोगे, उस ए पॉइंट को ओरिजिन से मिला दोगे। अगर ए पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओगे तो एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, वो मैंने नाम दे दिया इसका, ये आपका R1 है। यानी R1 हो गया पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट ए का। ऐसे ही अगर पॉइंट बी को तुम ओरिजिन से मिला दोगे तो वो भी एक पोजीशन वेक्टर बनेगा, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, वो आपका पोजीशन वेक्टर R2 है। अब यहाँ पे मैंने जो पॉइंट ए था उस पॉइंट ए के ऊपर मैंने एक चार्ज रख दिया Q1, और जो आपका पॉइंट बी है उस पॉइंट के ऊपर मैंने एक चार्ज रख दिया Q2। अब देखो अगर वो सिमिलर चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो अलग अलग चार्जेज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो मान लिया कि दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं। अगर पॉजिटिव चार्जेज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैंने कहा कि आपका जो Q1 है चार्ज, उसके ऊपर जो Q2 ने फोर्स लगाया वो आपका F1 है, और जो Q2 के ऊपर फोर्स लगा है Q1 के कारण वो आपका F2 है। तो यहाँ पे फोर्स F1 और F2 दे रखे हैं। तो अब देखो इन सब चीज़ों को लिखेंगे कैसे, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, ए चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, यानी Q1 को कहाँ पे रख दिया, पॉइंट ए के ऊपर रख दिया। वुज पोजिशन वेक्टर इज R1, यानी उसका पोजिशन वेक्टर क्या है, R1 है। ऐसे ही अनदर चार्ज Q2 is placed at point B whose position vector is R2। तो ये आपका जो पॉइंट B के ऊपर Q2 रखा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R2 हो गया। सच डेट आपका जो AB, अब देखो A से B ये वेक्टर बनेगा ऐसे, और B से A आपका ये बनेगा, लेकिन A से B जाओ चाहे B से A पे आओ, दोनों की जो लेंथ हो क्या रहेगी, सेम। तो मैंने मान लिया आपका जो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, बी ए के मैग्नीट्यूड के, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका आर के। तो आपका एक सिंपल आर क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। अब क्या करते हैं, हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दो चार्जेस दे रखे हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस आर है, तो हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि आपका जो फोर्स होगा वो इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये आपका सिंपल मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है तो हम सिंपल कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देंगे। अब देखो आपके पास में, सो द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F1, यानी कि आपका जो F1 है वो क्या है, Q1 के ऊपर फोर्स है जो किसने लगाया है, Q2 ने लगाया है। तो मैंने इसको लिख दिया आपका जो F1 है। अब एक बार इसको भूल जाओ कि इसके ऊपर कोई एरो लगा है, मैं सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो देखो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने इन दोनों को हटा दिया। F1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि आप सब एक बार इसको ये ध्यान रखो कि आपका जो F1 जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की। अब मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जो F1 की डायरेक्शन क्या है वो ऐसे है, और अगर मैं B से A की तरफ आऊँगा तो भी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ही तो होगी। तो मैंने क्या किया, B से A की तरफ मैंने एक यूनिट वेक्टर मान लिया बी ए कैप, तो मैंने बी ए कैप से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो ऐसे ही जैसे ही इसको बी ए कैप से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जो F1 है वो क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू में बी ए कैप। और बी ए कैप क्या है, वेयर बी ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू पॉइंट ए, यानी बी से ए की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आपका ए कैप जो होता है वो क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे करके हम बी ए कैप निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जो बी ए कैप होगा वो क्या होगा, वेक्टर बी ए डिवाइडेड बाय बी ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो बी ए का मैग्नीट्यूड तो कितना है, आर है, और बी ए निकालने के लिए क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पीछे वाला पकड़ोगे माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है आपका, R1 है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, R2 है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, R1 माइनस R2। तो ये आपका बी ए कैप की वैल्यू आ गई। बी ए कैप को यहाँ पे पुट करवा दो, यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास में आएगा F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू में क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। और R1 माइनस R2 का अगर मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा आपका, यही आएगी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी आपकी R है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका R। तो इस R को अगर मैं इस आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो R³ हो जाएगा। तो आपका जो लास्ट में रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो F1 होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R³ इंटू में R1 माइनस R2। तो यहाँ पे जो बी ए है वो क्या है आपका R1 माइनस R2, जो यहाँ पे निकाल रहा है बी ए वैक्टर। और जो आपका R है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, R1 माइनस R2 के। तो इसकी जगह के ऊपर मैंने R लिख दिया, R को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो R³ हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इस Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा है F2 की। मैंने F1 निकाल दिया, अब निकाल रहे हैं F2। अब देखो सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाई। अब F2 की बात करते हैं। F2 को सिंपल एक बार मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैं इस वेक्टर को हटा देता हूँ, इस यूनिट वेक्टर को हटा देता हूँ। आपके पास में जो F2 आएगा कूलम्ब्स लॉ से वो क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है। अगर इसको वेक्टर बनाना है तो मैंने क्या किया, इसको ए बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, ए से बी की तरफ। अब अगर यहाँ पे फिगर के अंदर देखोगे तो जो आपकी जो F2 की डायरेक्शन है वो क्या है, अगर आप ए से बी की तरफ आओगे तो देखो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और F2 की डायरेक्शन भी क्या है आपकी, यही है। तो इसका मतलब अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा आपका ए बी कैप। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दिया ए बी कैप से। तो यहाँ पे सिंपल फिर वही ए बी कैप निकालते हैं। ए बी कैप निकालने के लिए क्या करोगे, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो उसको डिवाइड करा दिया उसका मैग्नीट्यूड से। तो ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, पीछे वाला पकड़ो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आपका बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है आपका R2 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है आपका R1 है, और बी जो लास्ट जो आपका ए बी का मैग्नीट्यूड करोगे तो किसके इक्वल हो, आपका R के इक्वल है। तो ये वैल्यू पुट करवा दो यहाँ पे। यहाँ पे अगर पुट करवाते हो तो आपका जो F2 है वो क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये हो जाएगा आपका ए बी वैक्टर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R। अब R को यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे तो R³ हो जाएगा। आपका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R³ इंटू में आर स्क्वेयर माइनस R1। तो यहाँ पे देखो ए बी कैप को मैंने लिख दिया वेयर ए बी कैप इज ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो जो चीज़ भी आए उसको आप सिंपल तरीके से लिखते जाना है कि यहाँ पे ये चीज़ क्या ली है आपने, उसको आपने लिखना है। तो यहाँ पे देखो आपका F2 आ गया।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस R2 माइनस R1 में से माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूंगा तो R2 माइनस का हो जाएगा, R1 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये किया F2 इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, ये माइनस तो बाहर आ गया, ये बन गया आपका, ये प्लस हो गया R1 और R2 आपका माइनस हो गया। और अब देखो ये रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट अगर आप देखते हो तो ये देखो सेम रिजल्ट ये रहा, ये आपका F1। अगर मैं इस माइनस को यहाँ से हटा लूँ तो देखो आपके पास में सेम नहीं है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब R1 माइनस R2। तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस को ऐसे कैसे रख दूंगा और इस पूरे की वैल्यू क्या पुट करवा दूंगा, F1। तो आपके पास में आएगा F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1, या फिर मैं इस माइनस को इस साइड ले जाऊंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। तो देखो ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ ये शो कर रही है कि F2 का जो नेगेटिव वेक्टर है वो क्या है, आपका F1 है। यानी कि जहाँ पे माइनस आ जाता है तो वो उसको नेगेटिव वेक्टर को दिखाता है। तो यहाँ पे सब क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो मैं कह सकता हूँ कि जो दोनों वेक्टर हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और देखो अगर फिगर के अंदर देखोगे तो देखो डायरेक्शन यहाँ पे भी पता लग रही है, F1 इस साइड है तो आपका F2 इस साइड है, दोनों अपोजिट साइड में है। तो ये मैं इसको थोड़ा डेफिनेशन में लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को, हैंस फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड के तो इक्वल होता है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी हमने डायरेक्शन का पता लग गया वेक्टर फॉर्म से। अब जो आगे आता है वो आता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार एग्जाम के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं भी फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसका कैसे निकालते हैं, तो देखो आपके पास में कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ बोलता है जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले आया और जो फोर्स है इसको मैं नीचे ले आया। तो मेरा जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 4πf। ये आपका एप्सिलॉन नॉट इस साइड आ गया, एफ नीचे आ गया, इज इक्वल इनटू में क्या होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो जो 4π है वो आपका डायमेंशन लेस होता है, उसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसका मतलब ये तो आपका कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, नीचे बचा न्यूटन। फोर्स क्या होता है, यूनिट उसकी न्यूटन। कुलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, तो ये आपका कुलाम इंटू में कुलाम, और ये आपका आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/न्यूटन इंटू कुलाम इंटू में डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो इनको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो आपका बन जाएगा कुलाम इंटू कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो आपका जो कुलाम है ना, उसको कुलाम को मैं ये यहाँ से निकाल सकता हूँ कि जो आपका जो करंट होता है वो होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। अगर मैं टाइम को इस साइड ले आता हूँ तो आपका बनेगा करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्यू, और जो आपका करंट होता है उसको हम एम्पियर से लिख सकते हैं। ये आपका चार्ज कुलाम है डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर मैं कुलाम सी निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, एम्पियर इंटू में टाइम। तो मैंने इस सी की जगह पे लिख दिया, सी स्क्वायर है ना, इसकी जगह लिख दिया ए टी इंटू में ए टी, यानी एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। और आपको पता ही है कि जो आपका जो फोर्स होता है, जो न्यूटन होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, और जो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे न्यूटन की जगह एम एल टी माइनस टू कर दिया, मीटर स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर होगा। अब मैं इनको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये एम है, ऊपर जाएगा तो माइनस एम -1 हो जाएगा इसकी पावर। एल को ऊपर लेके जाओगे तो एल एक ये रहा, दो ये रहे, तो आपके एल की पावर -3 हो जाएगा। इंटू में टाइम, देखो टाइम आपका टी की पावर -2 ये रहा, ऊपर जाएगा तो टी की पावर +2 हो जाएगा, और टी इंटू टी ये रहे, तो आपके पास में बन जाएगा टी की पावर 4 इंटू में एम्पियर, वो क्या हो जाएगा आपका एम्पियर का स्क्वायर। तो जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट का वो होगा m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। तो ये आपके पास में बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है
कि आपके पास में ए पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट A0। ये कह रहे हैं एक Q1 जो चार्ज है वो आपका A0 पे रखा है, इसका मतलब A जो है वो आपकी x की वैल्यू और 0 आपकी y की वैल्यू, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये पॉइंट बनेगा। एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q2 इज प्लेस्ड एट 0A, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू A है, तो आपको y एक्सिस के ऊपर हो जाएगा 0A। यहाँ पे Q2 रखा है, यहाँ पे Q1 रखा है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, यानी इस Q1 के ऊपर मैंने फोर्स निकालना है। और देखो Q1 पे फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, अगर ये आपका ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x एक्सिस, x की वैल्यू a है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी a, और ऐसी y की वैल्यू कितनी है a है, तो आपकी ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या जाएगी a। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एक्स वाई के बीच में जो एंगल है 90 है, तो इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट है तो ए स्क्वायर बाहर आ गया अंडर रूट 2, तो इसका मतलब जो ये जो डिस्टेंस आएगी ये बन जाएगी आपकी a रूट 2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई हमारे पास में। अब मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं आपका F1, जो आपका F होगा Q1 के ऊपर जो फोर्स है, तो आपका फोर्स कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ होता है F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है a रूट 2, तो मैंने यहाँ पे a रूट 2 का स्क्वायर कर दिया। तो ये अब इसको सोल्व करके लिख देंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अगर इसका स्क्वायर खोल दें हैं तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। और देखो ये अगर ये एंगल थीटा है तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालता हूँ। तो यहाँ से जो अगर टेंजेंट थीटा रखता हूँ तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे अगर मैं a बाई ए करता हूँ तो ये 1 आएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है, जब थीटा क्या होगा आपका 45। तो इसका मतलब आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 45। अब आपके पास में एंगल आ गया। अब क्या करो, देखो f आपका इस साइड है ना, तो ये x एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसका f को हम क्या करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट तो आपका x एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा, एक कंपोनेंट आपका नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो अगर मैं इसका ये कंपोनेंट निकालता हूं तो क्या हो जाएगा आपका f कोस थीटा, क्योंकि एंगल ये आपका इस एक्स एक्सिस के साथ बना रहता है, तो ये आपका कोस ऑफ द एंगल हो जाएगा। और उसके परपेंडिकुलर में निकालोगे तो हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। अगर आपको कंपोनेंट निकालने नहीं आया तो आप वेक्टर्स का वीडियो जरूर देखें। तो आपके पास में एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा। अब देखो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। एफ कोस थीटा क्या है, इस साइड इसका मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसका आई कैप से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा उसका डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं माइनस जे कैप के साथ, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है नीचे है, तो माइनस जे कैप के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आपका ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि आपका जो एफ है वो क्या हो जाएगा एफ कोस थीटा इंटू में आई कैप, इसका मतलब ये वेक्टर कंपोनेंट। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नीचे की साइड है नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ साइन थीटा जे कैप। अब देखो थीटा की वैल्यू हमें पता है 45 अभी निकाली है, तो कोस 45 यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से देखो दोनों में एफ कॉमन है, बाहर निकाल लिया, एफ को मैंने बाहर निकाल लिया, तो आपके पास में मैंने सिर्फ क्या किया थीटा की जगह 45 रख दिया, थीटा की जगह यहाँ पे 45 रखा साइन 45। तो यहाँ पे मैंने एफ को रखा, एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास में ये रही, तो मैंने ऐसे कैसे पुट करवा दिया। और कोस 45 क्या हो जाएगा आपका 1/√2, उसके मल्टीप्लाई में क्या है आई कैप है, ऐसे कैसा। माइनस में साइन 45 भी क्या होता है 1/√2 और मल्टीप्लाई में क्या है आपका जे कैप। तो जो आपका जो फोर्स आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। तो ये आपके वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम रिपल्सन व्हेन प्लेस्ड एट द सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड द डिवीजन। ये कह रहा है आपके पास में एक चार्ज दे रखा है Q, उस Q को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे आपका जो चार्ज था ये आपका Q था, ये आपका चार्ज दे रखा है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मान लो आपका टोटल पहले कितना था Q था। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो चार्ज की तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसका मतलब 2 पार्ट्स में चेंज होगा, तभी आपके दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव था तो भी बाद में क्या रहेंगे ये नेगेटिव, यानी दोनों की सेम पोलैरिटी रहेगी। तो
तो इसका हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई इनका हम इस क्यू को मैं कैसे डिवाइड करूं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स इनके बीच में लगे। तो अगर मैंने क्यू को डिवाइड किया है तो मान लो इसका जो एक पार्ट है वो आपका क्या है, क्यू है। तो अगर ये एक पार्ट क्यू बन गया तो दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज क्या था कैपिटल क्यू, उसमें से क्यू अलग हो गया तो क्या बन जाएगा आपका कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो ऐसे ही मैंने किया है, लेट वन चार्ज इज क्यू एंड अदर चार्ज इज क्यू माइनस क्यू, द फोर्स बिटवीन देम इज, अब दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0, ये पहला चार्ज Q इंटू में Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मान लो वो डिस्टेंस आपकी R है, तो ये आपका हो जाएगा R का स्क्वायर। अब देखो अगर दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तो देखो आपने +1 के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आपने मिनिमा और मैक्सिमा पढ़ा होगा। तो किसी इक्वेशन का अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ और अगर उसको मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ तो जो पॉइंट्स आएंगे ये वो जो पॉइंट्स होंगे वो या तो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या फिर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमा की बात हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा फोर्स आया है इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करा दूंगा, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करा दूंगा। जब मैं इसको डिफ्रेंसिएशन करा के उसको मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ तो जो मेरे जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी। ये आपको मिनिमा और मैक्सिमा आपने पढ़ा होगा +1 मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैंने क्या किया, जो dF/dq इज इक्वल टू क्या कर दिया 0, तो आपका dF तो ये रहा, आपका जो f है वो आपकी ये वैल्यू रही, तो मैं यहाँ पुट करा दूंगा d/dq ऐसे कैसा, मैंने f की जगह के ऊपर रख दिया 1/4πε0 q इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब मैंने इस q की अंदर मल्टीप्लाई करा दी, तो इस q की इसके साथ कराओगे तो आपका स्मॉल q इंटू में कैपिटल Q आ जाएगा, इंटू माइनस में q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो बनेगा वो बनेगा d/dq 1/4πε0 q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं किसके रिस्पेक्ट में करा रहा हूँ, मैं चार्ज के रिस्पेक्ट में करा रहा हूँ, मैं स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ। तो स्मॉल क्यू को छोड़ के और जो भी जितनी क्वांटिटी है वो आपकी कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ से अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो 1/4πε0 आपका बाहर आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, आर स्क्वायर भी आपका बाहर आ जाएगा, आर भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है क्यू का। तो आपके पास में क्या आएगा, इसका करोगे तो इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, डी क्यू आपका यहाँ पे आपका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आएगा आपका क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्यू हो जाएगा, आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना आता होगा। माइनस में आपकी पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो आपका बन जाएगा 2q, तो आपका ये बन गया 2q, और आपका आर स्क्वायर ऐसे कैसे इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वैल्यू आपकी आर स्क्वायर इस साइड ले जाओगे 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 4πε0 को उस साइड ले जाओगे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में बचा q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से अगर q निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा आपका q/2, यानी कि अगर मैं इस चार्ज को जो डिवाइड कर रहा हूँ मैं क्या करूँगा, दोनों को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा, यानी कि आपका q/2 और q/2 के अंदर। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है कूलम्ब्स लॉ बेस्ड। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आपको और पता लग गया, अगर मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो आपके पास में कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थी और आप अपनी बुक्स के अंदर ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैंने बताया था कि जो रिलेटिव होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे का एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन होता है। तो मैंने यहाँ से बताया था कि जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या है, आपकी जो मीडियम की जो परमिटिविटी होगी उसका रेशियो होता है किसके साथ, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, मैंने ये बात बताई थी आपको। तो यहाँ से देखो के का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ε/ε0। तो यहाँ पे आपके पास में जो परमिटिविटी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका लाई करेगा वो किस में लाई करेगा, आपका 1 और इन्फिनिटी के बीच में। जैसे मैंने बताया फ्री स्पेस की बात करोगे तो देखो अगर यहाँ पे फ्री स्पेस होगा तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा ε0, यहाँ पे भी ε0 है, यहाँ पे भी ε0 है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो फ्री स्पेस की बात करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लेकिन किसी कंडक्टर या जो मेटल की बात करोगे तो वहाँ पे के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। के की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अगर दो चार्जेस को या दो चार्जेस के बीच में अगर कोई आप मेटल रख देते हो ना,
तो ये जो चार्जेज है इनके बीच में फोर्स है ना जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मेटल होगा तो इसके अंदर बहुत सारा चार्ज होगा, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा था, अब वो फोर्स कहाँ लगेगा? इस चार्ज का इस मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके चार्ज के साथ, और इसका इसके साथ, यानी ये आपस में नहीं लगेगा। अब इनका जो फोर्स है वो किसके साथ लगेगा? इस मेटल के साथ। जब भी दो चार्जेस को हम मेटल के मीडियम के अंदर रख देंगे, कंडक्टर के मीडियम के अंदर रख देंगे, तो उनके दोनों के चार्जेस के बीच का जो फोर्स है ना वो आपका जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो के है वो क्या हो जाएगा? आपका इन्फिनिटी हो जाता है। तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। अब दूसरा जो इसके अंदर जो केस है वो है आपके पास में कि हम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं वो हम फोर्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर मैं फोर्स की फॉर्म में निकालता हूं तो जो आपका मीडियम के अंदर जो आपका फोर्स बनेगा वो आपका इक्वल होगा फ्री स्पेस के अंदर फोर्स डिवाइडेड बाय के। के आपका क्या है? आपका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि जो मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा ना वो आपका डिक्रीज कर जाएगा कितने टाइम्स? के टाइम्स। यानी किसी मीडियम का अगर आपको ये पता लग जाए कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो आप ये बता सकते हो कि उसका जो फोर्स है वो कितना डिक्रीज हो गया। तो ये आपके पास में आ जाएगा। तो अगर मैं के को दूसरी डेफिनेशन लिखूँगा तो क्या हो जाएगा? आपका एफ नोट बाई एफ एम, यानी कि फ्री स्पेस के अंदर फोर्स डिवाइडेड बाई मीडियम के अंदर फोर्स। अब देखो इसको समझने के लिए हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल में चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। जैसे आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, ये कह रहा है इफ टू चार्जेस आर इन वैक्यूम and force between them is F naught is equal to 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। ये कह रहा है दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा है और उनके बीच में जो फोर्स है ना वो दे रखा है 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। देन वी प्लेस दी चार्जेस इन वाटर। अब मैंने क्या किया? उन्हीं दोनों चार्जेस को उठाया और वाटर के अंदर रख दिया, पानी के अंदर रख दिया एट सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों की सेम रखी है। वुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 81, यानी 81 क्या है? आपकी के की वैल्यू दे रखी है। फाइंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब जब उसको वाटर के अंदर रख दिया तो मेरे को ये बताना है कि उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। अब देखो आपको मैंने बताया था जब आपको फोर्स का अगर रिलेशन देखोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, वो क्या है? मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? फ्री स्पेस के अंदर फोर्स डिवाइडेड बाय के। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो वैक्यूम के अंदर कितना दिया है? 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। अब हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, और ये किसके इक्वल होता है? के के इक्वल। तो यहाँ पे 81 किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू है। तो ये आपका क्या है? ये आपका के है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 81 इंटू में एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 81 इंटू में एप्सिलॉन नोट। अब मैं कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा? वाटर की परमिटिविटी, वो क्या आपकी एप्सिलॉन है, इंटू में Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन की वैल्यू ये रही मेरे पास में, तो मैं यहाँ पे 81 इंटू में एप्सिलॉन नोट यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये लिख दिया मैंने 81 इंटू में एप्सिलॉन नोट। अब देखो 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या है आपका? एफ नोट है, फोर्स इंटू वैक्यूम है, डिवाइडेड बाई 81 आपका ऐसे कैसा रह जाएगा। तो आपके पास में जो फोर्स इन वाटर आएगा वो क्या बन जाएगा? फोर्स इन मिड आपका वैक्यूम डिवाइडेड बाई 81। तो आपका बन जाएगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ नोट डिवाइडेड बाई 81। अब देखो एफ नोट कितना दिया है? 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। तो यहाँ पे पुट करवा दो, यहाँ पुट करवाओगे 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 81। तो इससे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 0.2। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 2। एक मैंने यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। तो आपका जो फोर्स और डिक्रीज कर जाएगा कितने टाइम्स? के टाइम्स, यानी 81 टाइम्स। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन एंड फोर्स इन मीडियम इज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये बोल रहा है कि मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, यानी मेरे को के की वैल्यू निकालनी है। कब? जब आपका वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है वो ये है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और उन दोनों चार्जेस को अगर मैं मीडियम के अंदर रख देता हूँ तो उनके बीच में फोर्स कितना डिक्रीज हो जाता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो मेरे को के निकालना है। तो आपके पास में एफ नोट दिया है, एफ एम दिया है, तो आपके पास में दोनों वैल्यू हो गई। आपके पास में फॉर्मूला है फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एफ नोट डिवाइडेड बाई
के। अब एफ एम, इस के को इस साइड ले आते हैं, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नोट डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू आपका एफ नोट की वैल्यू पता है 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और आपके पास में एफ एम की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो एक पॉइंट हटाते हो तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कराते हैं तो ये कितने पे जाएगा 4 पे, और 10⁻³ से 10⁻³ न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा, तो आपका क्या आया 4। तो इसका मतलब जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, इनको ढंग से समझें और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वहाँ पे पूछें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। थैंक यू एंड टेक केयर।